नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 20 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है वैकल्पिक निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन दिया गया है कि एआईएफ, जिसे वैकल्पिक निवेश कोष कहते हैं, भारत में स्थापित ऐसा कोई भी कोष है जो एक निजी तौर पर पूल किया गया निवेश साधन है एवं निवेश के लिए भारतीय या विदेशी दोनों परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्र करता है। दूसरा कथन है एआईएफ में भारतीय बाजार नियामक सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों के तहत आने वाले कोष शामिल। तीसरा कथन है रियल एस्टेट फंड, डेब्ट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड आदि श्रेणी थर्ड एआईएफ के रूप में पंजीकृत है। तो दोस्तों, इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। सर्वप्रथम हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वैकल्पिक निवेश कोष होता क्या है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे एआईएफ कहते हैं, वे फंड्स हैं जो पहले से ही परिभाषित निवेश नीति के अनुसार विशिष्ट निवेशकों से फंड इकट्ठा करने के लिए निजी रूप से पूल किए गए निवेश वाहन के रूप में भारत में बनाए या स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, एआईएफ में सेबी, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, म्यूचुअल फंड विनिमय 1996, सेबी सामूहिक निवेश योजना विनिमय 1999 या कोष प्रबंधन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बोर्ड के किसी भी अन्य नियम के अंतर्गत आने वाले फंड शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वैकल्पिक निवेश कोष के बारे में समझ गए होंगे। और इन तीनों कथनों में अगर देखा जाए तो यह पहला कथन तो एकदम सत्य है कि वैकल्पिक निवेश कोष में स्थापित ऐसा कोई भी कोष है जो एक निजी तौर पर पूल किया गया निवेश साधन है और निवेश के भारतीय या विदेशी दोनों परिस्थितियों में से धन एकत्र करता है। ये कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा है कि भारतीय बाजार नियामक सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों के तहत आने वाले कोष शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें यह शामिल नहीं होंगे। तीसरा है रियल एस्टेट फंड, डेब्ट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड आदि श्रेणी थर्ड एआईएफ के रूप में पंजीकृत है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैकल्पिक निवेश कोष की, तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, सोशल वेंचर फंड आते हैं। दूसरी जो श्रेणी है उसमें अगर देखा जाए तो फंड ऑफ फंड्स, ऋण निधि, निजी शेयर आते हैं। जबकि तीसरी श्रेणी में बचाव कोष, सार्वजनिक इक्विटी फंड में निजी निवेश आता है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह तीसरा भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो अतः उत्तर क्या होगा? केवल एक होगा। इसमें आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है कि सेबी मूव्स ट्वीक्स टू एआईएफ रूल्स टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र को मजबूत करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों में संशोधन की बात की है, उसका प्रस्ताव दिया है। और सेबी ने एक परामर्श पत्र में कहा है कि प्रस्ताव के तहत कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन उधार नहीं लेना चाहिए या निवेश करने के उद्देश्य से लाभ उठाने में संलग्न नहीं होना चाहिए। और ये एआईएफ किसी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी में निवेश करते समय आहरण में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ शर्तों के अधीन उधार ले सकते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे इस खबर को। और यहाँ पर हमने दिया है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, और यहाँ कैटेगरी 3 भी दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि एंजल टैक्स यानी एंजल कर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर बेचकर जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पहला कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि एंजल टैक्स होता क्या है। तो स्टार्टअप्स कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं और इसके लिए पैसे देने वाली कंपनी या किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में
काफी अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार शेयर बेचने से हुई अतिरिक्त राशि को इनकम माना जाता है और इन इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे हम एंजल टैक्स कहते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप्स को इस तरह मिली राशि को एंजल फंड कहा जाता है, जिसके बाद आयकर विभाग एंजल टैक्स वसूलता है। एंजल टैक्स को वर्ष 2012 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य धन शोधन को रोकना यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो यहाँ पर यह पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा है, एक इकाई को उसके निगमन और पंजीकरण की तिथि से 10 साल तक एक स्टार्टअप माना जाएगा और एक इकाई को एक स्टार्टअप के रूप में पहचाना जाना जारी रहेगा यदि निगमन और पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका कारोबार 100 करोड़ से अधिक नहीं है। तो ये कथन तो एकदम सत्य है, यानी दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अतः उत्तर क्या होगा? केवल बी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि सेबी रजिस्टर्ड एफपीआईज एंड सोवरेन वेल्थ फंड अमॉन्ग दोज एग्जाम्ड फ्रॉम एंजल टैक्स, यानी एंजल टैक्स से छूट पाने वालों में सेबी पंजीकृत एफपीआई और सोवरेन वेल्थ फंड शामिल हैं। सरकार और सरकार से संबंधित निवेशक जैसे कि केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय संस्थाएं या बीमा व्यवसाय में शामिल बैंक या संस्थाएं, ये उन सभी निवेशकों की श्रेणियों में से हैं जिन्हें छूट देने का प्रस्ताव है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को एंजल टैक्स की वसूली से छूट दी है। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा हर्षल द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मैक्सिको? दोस्तों, यह कनाडा होगा इसमें उत्तर। दोस्तों, उत्तरी कनाडा में आप देखोगे तो यूकोन रिवर बहती है। यूकोन रिवर भी है, यूकोन की पहाड़ियां भी है। इसके तट पर स्थित हर्षल द्वीप पर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और एक नए अध्ययन के अनुसार बढ़ते वैश्विक तापन के साथ परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से हजारों औद्योगिक स्थलों और आर्कटिक में जुड़े दूषित क्षेत्रों को अस्थिर करने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में जहरीले पदार्थ फैल जाएंगे। दोस्तों, ये जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है, इसके नीचे ढेर सारी गैसेज और ये सब ढके होते हैं। अगर ये पिघल जाएगा तो ये बाहर आने के चांसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का भी प्राकृतिक रूप से उत्सर्जन हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो यहाँ पर ढेर सारी व्यवस्थाएं थी आर्कटिक क्षेत्र में और इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए थे, तो नीचे यह कचरा बाहर आने लगेगा। तो यह चिंता का विषय हो गया है, इसी कारण यह हर्षल द्वीप चर्चा में है। तो ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और यह देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन है और यहाँ पर यह हर्षल आइलैंड है। ये यूकॉन क्या है? कनाडा का पार्ट है, इधर अलास्का हो जाता है। और दोस्तों, यह बीच में यहाँ पर देख सकते हैं चुकची सागर है, इधर बेरिंग सागर है और बीच में यह बेरिंग जल संधि भी है जो रूस को अमेरिका से अलग करती है या उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं यह ब्यूफोर्ट सी के अंतर्गत आता है और यह यूकोन के तट पर स्थित यह हर्षल द्वीप है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? पहला कथन है विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 19 के 1A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। और दोस्तों, जबकि बी में आप लोगों ने देखा होगा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संघ बनाने के लिए संघ के अधिकार की भी आवश्यकता होती है। इनका गठन सरकार के निर्णयों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। और 19th 1 के सी में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार, लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार, आंदोलनों एवं सार्वजनिक सभाओं द्वारा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने तथा आपत्ति जताने व निरंतर विरोध आंदोलन करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जंतर मंतर पर हमारे देश के कुछ खिलाड़ियों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी से संबंधित यह खबर है। तो यह पहला कथन तो सत्य है। अब इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये गलत नहीं है। दूसरा है शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में शामिल है। यह हमारे अनुच्छेद संविधान में भी शामिल है, अतः यह दोनों कथन गलत नहीं है। उत्तर डी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीडम एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रेड लाइंस अराउंड राइट टू असेंबली। तो यहाँ पर इस
बात को भी देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2011 में आया हुआ प्रश्न है, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में किसी दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है, और यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और संरक्षित क्षेत्र भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भितरकनिका, चांदीपुर ऑन सी, या गोपालपुर ऑन सी, या सिमलीपाल। दोस्तों यह भितरकनिका की बात की जा रही है। यह यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है, यानी दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है बंगाल की खाड़ी के निकट, यानी यहाँ पर है। यहीं गाहिर माथा भी है। यह लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रजनन स्थल है जो अभ्यारण्य के प्रमुख आकर्षण भी है। दोस्तों गाहिर माथा बीच भी पूर्व में अभ्यारण्य की सीमा बनाता है और यहाँ ओलिव रिडले समुद्री कछुए का यह सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों यहाँ ब्राह्मणी और बैतरणी के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी भी स्थित है। तो यह भितरकनिका के बारे में बात की जा रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसे ONDC कहते हैं, ये बहुत चर्चा में है। तो यह ONDC यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में लाई गई क्रांति के बाद डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क देश के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में एक नई जमीन स्थापित करने के लिए तैयार है। दोस्तों ONDC अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचों को नियोजित करता है जो भारत में डिजिटल वाणिज्य को लोकतांत्रिक करने और इसे अधिक सुरक्षा और समावेशी बनाने की मांग करता है। नेटवर्क पर 29,000 से अधिक विक्रेता लाइव हैं और अल्फा परीक्षण वर्तमानों में 236 शहरों में यह चल रहे हैं। इनके समर्थकों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में ONDC अपने नेटवर्क केंद्रित दृष्टिकोण और समावेशी शासन ढांचे के साथ भारत में डिजिटल वाणिज्य परिदृश्य को यह बदल देगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशासन ढांचे को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में यह कार्य करेगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो यह ONDC है क्या, तो यह ONDC का पूरा नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। यह एक सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे सितंबर में पिछले साल लॉन्च किया गया था और आज यह 180 से ज़्यादा शहरों में मौजूद है। तो ONDC को सरकार की ओर से छोटी और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बनाया गया है। इसे ई कॉमर्स मार्केट में अमेजन और फ्लिपकार्ट में बढ़ते वर्चस्व को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों अगर बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो यह ONDC की खासियत है कि खरीदार और विक्रेता के बीच में सीधे संपर्क स्थापित करता है। इसका अपना कोई ऐप नहीं है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे आप पेटीएम, मैजिक पिन और अन्य ऐप के माध्यम से आसपास के रेस्तरां के ऑर्डर कर पाएंगे। ONDC पर खाने के अलावा ग्रोसरी, होम डेकोरेशन और अन्य सामान भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों क्या यह ई-कॉमर्स से सस्ता है? तो ONDC ऐप पर किसी विक्रेता से उसकी सर्विस या प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए काफ़ी कम कमीशन लिया जाता है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार यह अधिकतम 2 से 4% तक होता है। वहीं दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अधिक कमीशन का भुगतान विक्रेताओं को करना पड़ता है। इस कारण ONDC ऐप पर सर्विस और प्रोडक्ट खरीदना सस्ता है। हालांकि अभी ONDC अभी शुरुआती स्तर पर है। यह देखना होगा कि भविष्य में यह कैसे सेवाएं देता है और उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा। हालांकि यह लगातार देखा जाए तो चर्चा में बना हुआ है। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि उड़ीसा में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है और उसे यूनेस्को की लिस्ट में कब डाला गया था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेरिंग जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है तथा किन 2 सागरों को जोड़ती है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।